सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, कल जो है हमने यहाँ पर FST 01 के क्वेश्चंस करे थे और आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए BSHF 101 MCQ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी मैं आपको 30 क्वेश्चंस आज जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ और ये सारे जो है किताब में से मैंने यहाँ पर ढूंढ के निकाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे और ऑल वाला जो नोटिफिकेशन जो बेल वाला ऑप्शन आता है वो वाला दबाना है आपको, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द स्टडी विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर पैटर्न्स नोन एज। वो स्टडी जो कि फ्यूचर पैटर्न्स को समझने में मदद करती है। फ्यूचर पैटर्न्स कोई सा भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई सा भी चीज़ें, मान लीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में फ्यूचर पैटर्न को यहाँ पर स्टडी करना, तो उसको हम फ्यूचरिस्टिक स्टडीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन कथक डांस। कथक डांस के अंदर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं? घुंघरू है, हारमोनियम है, बांसुरी, सितार, सारंगी एंड सरूद। यहाँ पर आपको अलग अलग से भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हो यहाँ से, जैसे मान लो घुंघरू दिया है 4 ऑप्शन में से, तो घुंघरू आपको कर देना है, या फिर इनमें से कोई सा भी दे रखा हो तो वो आपको कर देना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3, व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, मतलब बेसिक जो नॉलेज हमारी होती है उसके 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो पहला है ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो ये 2 हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्षता आपको रखनी है नॉलेज गेन करने के लिए, एंड यूनिफॉर्मिटी और समानता भी रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? विमुक्त जाति भी बोलते हैं। एंड डेट आर ओरिजिनली लिस्टेड अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। और ये जो ट्राइब्स होती है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये जो है इन पे क्रिमिनल ट्राइब्स का एक्ट लगता है 1871 का, और इसके तहत जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एंड एडिक्टेड टू सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बायबल ऑफेंसेस, और ऐसी उनको जेल होती है कि जिसमें उनको बेल नहीं मिलती है। ये इसलिए बना था क्योंकि जो ट्राइब्स होते थे ब्रिटिश के टाइम पर, वो जो है यहाँ पर सेंसस में जो है भाग नहीं लेते थे, तो उसी के बिहाफ पर ये बनाया गया था। और इसके अंतर्गत अगर कोई सेंसस में भाग नहीं लेगा, लोकल मजिस्ट्रेट को रजिस्टर नहीं कराएगा कि कितने लोग उनके घर में रहते हैं क्या है, तो फिर जो है उन पर ये एक्शन लिया जाता था, तो उनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, भारतनाट्यम डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम। भारतनाट्यम जो डांस है, जो हम जानते हैं साउथ इंडियन, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? तो इट इज़ अ साउथ इंडियन डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था, मतलब वहाँ से शुरू हुआ था ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स। ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स क्या होता है? द रिप्रेसिव गवर्नमेंट अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल। कि कोई तानाशाह है और वो गवर्नमेंट को रिप्रेस करता है, तो उस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है, या हम कह सकते हैं, तो उनको हम ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीज़ें जो है पहले ज़्यादा होती थी कि ये गवर्नमेंट है और उसको डिक्टेटरशिप जो है एक बंदा उसको रिप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। बट अभी का अगर एक एग्जांपल ले, तो जैसे अमेरिका है इराक पर हमला करा, और अब जो है उसी के हिसाब से जो है वहाँ पर गवर्नमेंट बनी, और उसी के रिप्रेसिव, मतलब वो उसी को रिप्रेसिव गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके दबाव में, अमेरिका के दबाव में ही वो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। और जब वो चाहेंगे तो वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट हट भी सकती है और कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इनको हम ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स कह सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियली तौर पे इसको तो नहीं कहेंगे, बट मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पर आपको ये चीज़ बताया है कि ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स क्या होता है, ठीक है। तो 7th है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन भरतनाट्यम डांस। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं भरतनाट्यम डांस में? मृदंगम, वीणा, वायलिन एंड नागा स्वरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु स्टेटेड सोसाइटी एज सोशल सिस्टम्स। सोसाइटी को सोशल सिस्टम किसने कहा था? ये जो हमारी सोसाइटी होती है उसी को सोशल सिस्टम कहा था, तो वो किसने कहा था? सर एंथनी गिडन ने, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, अचीवमेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज की जो अचीवमेंट थी, मैंने यहाँ पर FST में भी बताया था, बट यहाँ पर भी आप दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट ह्यूमन टू मेल्ट एंड फ्यूज़ कॉपर, क्योंकि ब्रॉन्ज एज के अंदर जो है मेटल्स जो है काफ़ी यूज़ होने लगे थे, तो पहले ह्यूमन थे ब्रॉन्ज एज में जो जिन्होंने मेटल को जो है मतलब मेल्ट करा था, ठीक है, फ्यूज़ भी करा था कॉपर को।
और मेटल यूज्ड फॉर टूल मेकिंग के लिए यूज़ करा था। डिस्कवरी ऑफ व्हील की डिस्कवरी ब्रॉन्ज एज में हुई। आर्टिफिशियल वाटरवेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, और आर्टिफिशियल वाटरवेज भी बनाने लगे थे जिससे कि पानी जो है वो ले सकें, ठीक है। तो इस तरीके का आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाए थे उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ टूल्स वर यूज्ड इन द पैलियोलिथिक एज और द स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को ही हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो किस टाइप के टूल्स वहाँ पर यूज़ होते थे? रफ चिप्ड फ्लिंट। तो आप पत्थर, मतलब पत्थर के यूज़ होते थे, और पत्थर को एकदम जो है शार्प करके उस तरीके के जो औजार थे तो उनको हम बोलते थे रफ चिप्ड फ्लिंट, जिससे कि वो चिप कर सकते थे, मतलब किसी चीज़ को फाड़ सकते थे। फिर है 11th क्वेश्चन, इन विच एज टूल्स वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एक्सिस। तो कौन सी एज में जो है कुल्हाड़ी की तरह जो है स्टोन को यूज़ करा जाता था? तो न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज, दोनों की नाम सेम है, मतलब दोनों को एक जैसा बुला सकते हैं, क्योंकि न्यू स्टोन एज का मतलब ही नियोलिथिक एज होता है, जैसे ओल्ड स्टोन एज का पैलियोलिथिक एज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन विद नेचर। दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताइए जो कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो पहला है सिंपली एडेप्टेशन ऑफ नेचर, कि नेचर के साथ खुद ही अडेप्ट हो जाइए। एंड सेकंड इज़ द एबिलिटी टू डोमिनेट नेचर, और दूसरा है कि आप खुद जो है डोमिनेट करने लगिए नेचर को। जैसे होता है ना कि कोई लोग हैं जो बर्फ़ वाली जगह में बहुत अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वही है डोमिनेटेड नेचर वहाँ पर इंसानों का। लेकिन अगर हम यहाँ पर गर्मी में रह रहे हैं और सर्दी वाले इलाके में चले जाएँ तो हमें ठंड लग जाती है ना, तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है यहाँ पर जो द पर्सन हु डील्स विद एंटीक, जो एंटीक से डील करता है उसके बारे में स्टडी करता है, मतलब पुरानी चीज़ों पर, ठीक है। जैसे कोई राजा की जो है बहुत पुरानी तलवार है, या फिर कोई महल के कोई बर्तन है, तो एंटीक चीज़ें जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन पर जो डील करते हैं उन पर स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14, अचीवमेंट ऑफ न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज। न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज, इनकी अचीवमेंट क्या थी? स्टार्ट्स कल्टिवेटिंग लैंड, इन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ग्रेन्स की प्रोडक्शन, इन्होंने अनाज की प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दी थी। पोट्री का यूज़ करने लगे थे वो, ठीक है, मटके और ये सब चीज़ें। स्पिनिंग वूल, और वूल को जो है स्पिन करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन विद नेचर। सॉरी ये रिपीट हो गया, सॉरी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रॉन्ज टूल्स वर मेड फ्रॉम। तो ब्रॉन्ज टूल जो है वो किससे बने होते थे? तो ब्रॉन्ज जो मेटल होता है ना, वो किससे बना होता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो कॉपर और टिन को जब मिलाया जाता था तो ब्रॉन्ज बनता था। और ब्रॉन्ज एज के अंदर अभी हमने देखा था कि फ्यूजिंग और मेल्टिंग जो है शुरू हो गया था, तो इसी वजह से ब्रॉन्ज जो है बना था। कॉपर और टिन को फ्यूज़ करा गया था, मेल्ट करा गया था, ठीक है, इसी वजह से ब्रॉन्ज बनता है। और रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें 9 पार्ट कॉपर डलता है और 1 पार्ट टिन, मतलब कि अगर 10 ग्राम अगर हमें ब्रॉन्ज बनाना है तो 90 ग्राम हमें कॉपर डालना है और 10 ग्राम हमें टिन डालना है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, द पर्सन हु स्टडीज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इंसानों का जो एवोल्यूशन है उसके स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लेना किसी भी नेचर में या किसी भी स्थिति में। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट विद नेचर, ठीक है, नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, बर्फ़ वाला और गर्मी वाला, वो। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच एज पीपल यूज़ टू ब्रीड एनिमल्स। कौन से एज में लोगों ने जो है एनिमल्स को ब्रीड करना शुरू कर दिया था, मतलब जो नस्लें होती हैं अलग अलग नस्लें, उनको ब्रीड करना शुरू कर दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया था उनका। तो वह है न्यू स्टोन एज में ऐसा होने लगा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, हु एम्फसाइज्ड ऑन नॉलेज रेदर देन प्रोपेगेंडा। किसने जो है नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया रेदर देन प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मतलब ऐसे था कि वो इलॉजिकल जो चीज़ें थी उस पर ना ध्यान दे करके नॉलेज पर ही ध्यान देते थे। तो कौन थे वो? नाओम चॉम्स्की, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, फर्स्ट यूज़ ऑफ व्हील एंड विंड पावर इन। तो पहली बार जब व्हील और विंड पावर का यूज़ हुआ था तो कब हुआ था? ब्रॉन्ज एज में। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो हैं वो कौन से थे? भारतनाट्यम एंड सेकंड इज़ कथक। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, हु पॉइंट्स आउट आयरन डेमोक्रेटाइज्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड वॉरफेयर।
तो ये किन्होंने पॉइंट आउट करा था? गॉर्डन चिल्ड ने। 24 है यहाँ पर, इन विच एज टेक्स्ट लाइक वेदास उपनिषद्स वर रिटन। तो ये कब लिखे गए थे वेदास और उपनिषद्स? तो ब्रॉन्ज एज में जो है लिखे गए थे। 25 है यहाँ पर, कॉपरनिकस मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय पॉइंटिंग डैट। कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रेक थ्रू करा था कि अर्थ जो है रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस में। दिस थ्योरी फाइनली कन्फर्म्ड बाय, ये किसने कन्फर्म्ड करा था? गैलीलियो ने कन्फर्म करा था। ठीक है, गैलीलियो भी एक फेमस साइंटिस्ट थे। 26 है यहाँ पर, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में उसको पूरा बदलने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड को तो दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हैं वो बताइए। तो पहला है रिफॉर्मेशन एंड रिनेसेंस। रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को दोबारा से रिफॉर्म करना, और रिनेसेंस मतलब दोबारा से किसी चीज़ को ज़िंदा करना। ठीक है, दोनों ही चीज़ें, दोनों का जो आइडिया था उसने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को और ज़्यादा डेवलप्ड कर दिया था, बिल्कुल बदल के रख दिया था। 27 है यहाँ पर, ड्यूरिंग मिडिवल टाइम में हाउ मैनी सेक्रेमेंट्स वर एक्सेप्टेड बाय द चर्च। तो चर्च जो है सेक्रेमेंट्स पे काम करते थे, मतलब संस्कारों पर। तो जो वो कितने संस्कार वो एक तरीके से मानते थे मिडिवल टाइम में? तो 7 सेक्रेमेंट्स। तो कौन कौन से थे? कन्फर्मेशन, पिनेंस, यूकैरिस्ट, मैरिज, ऑर्डिनेशन, एक्सट्रीम यूनिक्शन एंड बैप्टिज्म। तो ये जो है 7 सेक्रेमेंट्स थे जो एक्सेप्ट करे गए थे चर्च के द्वारा मिडिवल टाइम में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 है, विच मूवमेंट गेव राइज टू द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का जो आइडिया था वो किस वजह से राइज हुआ था यूरोप के अंदर खासकर? तो वो था रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनेसेंस मतलब किसी भी चीज़ का दोबारा से जन्म होना, किसी आइडिया का, यहाँ पर आइडिया की बात हो रही है। एंड रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को दोबारा से रिफॉर्म कर देना। ठीक है, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि चर्च जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुके थे उस टाइम पर। उस टाइम जो चर्च थे वो जो है सुप्रीम अथॉरिटी थे मिडिवल टाइम में, और उनका जो कंट्रोल होता था वो सीधा जो है वहाँ के राजा पर होता था। जो पहले मोनार्चीज होते थे, जो शासक होते थे, उन्हीं पर सीधा जो है उनका प्रभाव होता था, और उन्हीं के मुताबिक जो है सारी चीज़ें यहाँ पर चलती थी। और चर्च जो है यहाँ पर अपने हिसाब से जो है फैसले लेने लगा था, और यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि हमारे राइट जो है छिन रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता था तो चर्च के हिसाब से जो है वो इंसान जो है उनके लिए भी ठीक नहीं था, और वो गॉड और ह्यूमन के बीच में जो है आने वाला शख्स कहा जाता था, जो कि उनके हिसाब से सही नहीं था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, हु मेड द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो बाइबल का ट्रांसलेशन था पहला, वो किसने करा था? W.Y. क्लिफ ने। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पर 30 क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन एंड व्हेन। प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और किसने करा था? मार्टिन लूथर ने करा था 1517 में जर्मनी में, और टू चैलेंज मेल प्रैक्टिसेस बाय द चर्च। और ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन इस वजह से हुआ था क्योंकि चर्च के जो कुछ लोग थे जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों पर एक तरीके से उनका अत्याचार कर रहे थे या शोषण कर रहे थे, तो उन मेल प्रैक्टिसेस के गलत चीज़ों के जो अगेंस्ट में जो है ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था। सो यही था और आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।